नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरा चरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है और तीसरे चरण को लेकर जो आंकड़े हैं वो क्यों पलटते नजर आए हैं। 94 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए हार और जीत के बीच तीसरा चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि 94 सीटों में से 93 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। तो इस बार 93 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो किसके पक्ष में जा रहा है, तो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला तीसरे फेज में होने जा रहा है। तो तीसरा फेज क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, अन्य राज्य में बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में थे और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है तीसरे फेज को लेकर, क्या आंकड़ा है। लेकिन तीसरे फेज के लिए वीआईपी सीटों की अगर बात की जाए तो अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार गांधीनगर से चुनावी मैदान में रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी गुना मध्य प्रदेश से, या सुप्रिया सुले एनसीपी से, यहाँ पर बारामती डिंपल यादव समाजवादी पार्टी मैनपुरी, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विदिशा से। इसके अलग अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह कांग्रेस राजगढ़, मोहम्मद सलीम सीपीएम है यहाँ पर मुर्शिदाबाद, मनसुख मांडविया बीजेपी यहाँ पर पोरबंदर से बड़े दिग्गज नेता, नारायण राणी बीजेपी रत्नागिरी सिंध दुर्ग से चुनावी मैदान में रहे। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? और तीसरा फेज महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्योंकि 2019 में एक तरफा जीत मिली थी कई राज्यों में, तो इस बार क्या वो लहर बरकरार रहेगी या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन बना है। कर्नाटक की 14 में से सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो महाराष्ट्र में 11 सीटों में से बीजेपी ने 4, शिवसेना ने 4 सीटें, एनसीपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपी 10 सीटों में से बीजेपी 8, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी। बिहार में 5 में से जेडीयू को 3, बीजेपी को 1 सीट और एलजेपी को 1 सीट मिली। गुजरात की 25 में से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। तो ऐसे में 94 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। और तीसरा चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल हुई है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना 2 धड़ में बटी हुई हैं, लेकिन उसके बाद कितना कुछ अंतर देखने को मिला है। यहाँ की जनता किसके पक्ष में जा सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में आप विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उसकी भी तैयारी शुरू की जा रही है। तो महाराष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? महाराष्ट्र में तीसरा फेज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली थी और 11 लोकसभा सीटों पर तीसरे फेज में वोटिंग होने जा रही है। और यहाँ पर देखें तो कितना अंतर देखने को मिल रहा है। अगर बात की तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने 4, शिवसेना को 4 सीटें मिली थी, एनसीपी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनसीपी 2 धड़ में और शिवसेना भी 2 धड़ में बटी हुई है। और उसके बाद क्या 2019 के आंकड़े फिर से दोहरा पाएगी? सांगली में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, सतारा में एनसीपी ने, रत्नागिरी यहाँ पर शिवसेना, कोल्हापुर शिवसेना, हथकांगले पर भी शिवसेना ने जीत हासिल की थी, रायगढ़ एनसीपी, बारामती एनसीपी। और इसके बाद कितना कुछ अंतर 2024 में देखने को मिल रहा है। 11 सीटों का जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन को 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई तीसरा चरण उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बात की जाए हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, संभल, ईटा, बदायूं, बरेली, आमला में यहाँ पर सीटें यानी 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे फेज में उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश के लिए 10 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्या गणित है? और अगर बात की जाए तो जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को 8 सीटें और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 2 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान तीसरे फेज में लगाया जा रहा है। तीसरा चरण यहाँ बिहार को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें झांझरपुर, सुपौल, अररिया, माधोपुरा और खगड़िया में यहाँ जो वोटिंग है वो महत्वपूर्ण है। 5 सीटों में से अगर बात की जाए 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में जेडीयू ने 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट एलजेपी को मिली थी, यानी सभी 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी 2019 में। लेकिन इस बार जिस कारण से नीतीश कुमार यहाँ पर जो है वापसी की है फिर से एनडीए में, तो उसके बाद नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। गुजरात की 26 सीटों को लेकर बात किया है, 2019 में सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, लेकिन 2024 का जो अनुमान है उसमें 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जिस कारण से माना गया कि काफी कुछ हलचल गुजरात में देखने को मिली है, 25 सीटों पर ही वोटिंग होगी, 1 सीट पर यहाँ पर पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा गुजरात में भारी नजर आया है।
जबकि मध्य प्रदेश को लेकर भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में किन सीटों पर बाजी पलट सकती है, जो अनुमान है मध्य प्रदेश की 8 में से 8 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 5 से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, जबकि यहाँ पर 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी भी कड़ी टक्कर देती नजर आई है। लेकिन अंत में क्या भारतीय जनता पार्टी सभी 8 सीटों पर फिर से जीत हासिल करेगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो पलड़ा है, वो आंकड़े यहाँ पर काफी कुछ बयां करते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की अगर बात की जाए 14 लोकसभा सीटों में से 2019 में सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था कर्नाटक में, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई है, तो कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। लेकिन 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, तो 10 से 11 सीटों पर जो है एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कर्नाटक को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है, वही छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2019 के लिए। लेकिन इस बार जो अनुमान उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों का अनुमान तीसरे चरण में लगाया जा रहा है। वही पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर टीएमसी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें हासिल की थी, 1 सीट यहां पर कांग्रेस को और 1 सीट टीएमसी को मिली थी, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर जो है कांटे की टक्कर अब भारतीय जनता पार्टी टीएमसी में देखने को मिल रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान है। 2019 में भी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी और 1 सीट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर गोवा में देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा पाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो बना है, जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है। गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर काफी कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। असम की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो इस बार काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है, और असम की 4 सीटों के लिए 2019 के जो आंकड़े रहे थे, उसमें सीधे तौर पर असम में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी, 1 सीट एआईडीएफ के पक्ष में और 1 सीट निर्दलीय ने यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा असम में मिल सकता है। 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान 2024 लोकसभा चुनाव तीसरे फेज को लेकर लगाया जा रहा है। इस तरह से 94 सीटों का जो अनुमान हो सकता है, उसको लेकर जो आंकड़े हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसे राज्य हैं जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की थी, एक बड़ी जीत हासिल की थी, तो 94 सीटों में से 60 से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि 20 से 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जबकि अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है। पश्चिम बंगाल और एआईडीएफ के असम में 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से 94 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, जो चुनावी विश्लेषण है, तीसरे फेज को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं, वो इस तरह से बन सकते हैं। लेकिन इनमें कई सीटों पर काफी कुछ कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और अंत में जो जनता फैसला लेगी, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, तीसरे फेज में किसका पलड़ा भारी होगा, और 94 सीटों में से क्या भारतीय जनता पार्टी ये 3 जो फेज हुए हैं, इन्हीं 3 फेज के दम पर क्या बढ़त बना लेगी 2024 के लिए, या फिर इंडिया गठबंधन जो दावा कर रहा है कि इस बार कम वोटिंग हुई है और सीधे तौर पर कांग्रेस का जो वोटिंग है, जो वोट परसेंटेज है, वो सीधे तौर पर बरकरार रहा और इसका फायदा उनको यह लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 543 सीटों पर आपको बहुत जल्द नए आंकड़े दिखाने जाने हैं, तो आपको अपनी राय रखनी है। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।